उसके लिए अपने को क्या करना है ना कि अपने क्या करना है, पहले फटाफट जितने भी पैसेज हैं अगर उनमें अपने को पहले देखते ये पता लग जाना चाहिए ये टोर्ट्स का है, कॉन्ट्रैक्ट का है या क्राइम का है, फिर अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। जैसे कि आज एक एग्जांपल के लिए अपने एक पैसेज लेते हैं, ठीक है, इस पैसेज को समझेंगे और क्या अप्रोच अपने को करनी चाहिए लीगल के पैसेज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पहले मैं इसको एक बार जूम कर देता हूं पैसेज को, ताकि हम इस पैसेज को सॉल्व करते वक्त जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको डील कर लें। ये पैसेज जो मैंने आज उठाया है ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पे है। पहले अपने लॉ को समझते हैं। क्लैट के पेपर में कभी भी एग्जामिनर अपने से पूछेगा ही नहीं कि आप ये बता दो ये लॉ होता क्या है। लॉ जो भी होगा वो क्लैट गिवन होगा, क्लैट के पेपर में दिया ही होगा हमें, ठीक है। एक चीज और, जो नए बच्चे हैं उन्हें ये पता ही होना चाहिए कि हमें यहाँ पे कोई भी नॉलेज का यूज ही नहीं करना। हमें क्या करना है, जो अपने को पैसेज में इंफो दिया हुआ है बस उसी को यूज करके सॉल्व करने हैं। अगर पैसेज में गलत दे रखे हैं सवाल तो हम गलत डिसाइड करेंगे, और अगर अपने को गलत लॉ दिया हुआ है तो अपने गलत लॉ ही अप्लाई करना है। तो चलो फटाफट से चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और अपन सीखते हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता क्या है, और फिर अपने ये समझेंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को कैसे अप्लाई करना है। जहां पे किसी को कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को बता देना, मैं उसे फिर से पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा। जो कंसेप्ट है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का वो इवॉल्व हुआ था रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में। अब अपने को नहीं कंफ्यूज होना कि रिलायंस कौन है फ्लेचर कौन है, अपने को बस दे दिया रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में था तो बस समझ जाएंगे। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मींस दैट एनीवन हु रिटेन्स डेंजरस केमिकल्स on their property is accountable for any errors made if those substances somehow escape। अगर भैया आप क्या कर रहे हो, कोई डेंजरस चीज ले आए और फिर क्या हुआ, वो डेंजरस चीज क्या हो गई, एस्केप हो गई, ठीक है। एस्केप मतलब बाहर निकल के चली गई। फिर क्या हुआ, इफ देयर वाज नो नेग्लिजेंस, चाहे आपने कोई नेग्लिजेंस नहीं की पर आपकी जो डेंजरस चीज है वो यहां से एस्केप होकर बाहर चली गई है, ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन रिटेनिंग इट, जिसके ने उसको रख रखा था, तो ये रूल स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगेगा। और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, डिफेंडेंट पे होगा, ये शो करना कि गिल्टी आप नहीं हो। अब जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं पता प्लेंटिफ और डिफेंडेंट क्या है, प्लेंटिफ वो आदमी है जो कोर्ट में अप्रोच कर रहा है और ये बोल रहा है कि मुझे कोई दिक्कत है और आप ये केस सोल्व करो, तो वो कौन हो गया, प्लेंटिफ। डिफेंडेंट कौन हो गया, जो डिफेंड कर रहा है कि मैंने ऐसे नहीं किया। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन मेरा पेन चोरी हो गया और रमेश चोरी करके ले गया। अब दुख में कौन होगा, पेन में कौन होगा, मैं, तो मैं कौन हो गया, प्लेंटिफ। और सामने वाला जो डिफेंड कर रहा है कि मैंने ऐसे नहीं किया, वो कौन हो गया, डिफेंडेंट, ठीक है। Following the precedent set by this case, even if a person did not act negligently, चाहे उसने कोई, देखो क्राइम में है ना इंटेंशन मैटर करती है, टोर्ट्स में कोई इंटेंशन मैटर करती नहीं। चाहे आपने कोई नेग्लिजेंसी ना की हो, लेकिन आपने कोई डेंजरस ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है, आपने क्या किया हुआ है, डेंजरस ऑब्जेक्ट रख रखा है अपनी प्रॉपर्टी पे, तो क्या होगा, आप प्राइमा फेसी लायबल हो गए अगर कोई भी हार्म हुआ है, अगर वो ऑब्जेक्ट एस्केप आया। समझ में, मान लो मैं मेरे घर पे कुछ डेंजरस एलिमेंट ले आया जो नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, शेर ले आया। अब वो शेर एस्केप हो गया, चाहे मैंने कितनी भी प्रॉपर टेक केयर की हुई थी, और एस्केप हो गए, किसी को हार्म पहुंचा दे, तो क्या मैं लायबल होऊंगा या नहीं होऊंगा, मैं स्ट्रिक्टली लायबल होऊंगा। मैं ये बहाना बांध ही नहीं सकता कि सर मैं तो है ना कोई इनोसेंट हूं, मेरी कोई नेग्लिजेंसी नहीं है, आप डेंजरस एलिमेंट लाए क्यों अपने यहाँ पे, अगर आप यहाँ लाए हो तो आप स्ट्रिक्टली लायबल हो, खत्म बात। ए पर्सन इज लायबल नॉट बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट, इसलिए लायबल नहीं है कि उसने कोई फॉल्ट किया या नेग्लिजेंस किया है, बट बिकॉज दे कीप ए डेंजरस ऑब्जेक्ट। भी तुम डेंजरस ऑब्जेक्ट रख क्यों रहे हो, वो जरूरी है। ऑन देयर प्रॉपर्टी विच देन एस्केप एंड कॉज डैमेज, और जो चीज क्या होगी, एस्केप होगी और क्या कर गई, डैमेज पहुंचा गई। Strict liability rules refers to the situation where liability arises even in the absence of fault on the defendant's part। चाहे आपका कोई फॉल्ट नहीं था, इसको नो फॉल्ट लायबिलिटी भी बोलते हैं, तब भी आप स्ट्रिक्टली लायबल होंगे, ठीक है। मेन तो क्या होता है जब हम कहें कि हमारी गलती थी सर, अब बस आपकी क्या गलती थी कि आप कोई डेंजरस चीज ले आए यहाँ पे, वो चीज एस्केप हो गई, एस्केप होने से क्या हुआ, साथ वाले को नुकसान पहुंचा गई, तो आप लायबल हो। अब इसमें रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के बारे में बताया नहीं है, लेकिन अपने सिर्फ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में हुआ क्या था। रिलायंस और फ्लेचर पड़ोसी थे, उन दोनों के आसपास में घर थे। जो फ्लेचर था उसके पास क्या था, खूब सारे घर के ऊपर पानी इकट्ठा हो रखा था और उसने एक टैंक बना रखा था। जो रिलायंस था उसके कोलफील्ड्स थे। एक दिन क्या हुआ, कुछ मौसम खराब होता है और जो फ्लेचर है उसका पानी
रिलायंस के कोल फील्ड्स पे चला जाता है और कोल फील्ड्स खराब हो जाते हैं, तो रिलायंस केस कर देता है कोर्ट में कि सर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के हिसाब से मुझे कंपनसेशन दिलवाओ। लेकिन कोर्ट में फ्लेचर क्या बोलता है कि सर पानी इकट्ठा करना तो डेंजरस चीज है ही नहीं, लेकिन कोर्ट ने इसमें क्या बोला कि अगर आप ज्यादा अमाउंट में पानी इकट्ठा कर रहे हो तो वो भी डेंजरस है और आप क्या हो गए, स्ट्रिक्टली लायबल हो गए। आगे पढ़ते हैं कि प्रिंसिपल क्या बोलते हैं और इसके क्या इंसेंशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एक बार इरेजर से इसको रब कर देते हैं अपने फटाफट से, फिर आगे शुरू करते हैं। चले, चलो क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल के हिसाब से सर्टेन एसेंशियल्स हैव बीन क्रिएटेड दैट हेल्प टू डिसाइड वेदर लायबिलिटी इज स्ट्रिक्ट। 3 पॉइंट है। पहला तो क्या होना चाहिए कि जो आप चीज लेके आए हो ना वो खतरनाक होनी चाहिए, हैजर्डस होनी चाहिए। दूसरी नॉन नेचुरल। नॉन नेचुरल का मतलब क्या होता है कि नॉर्मल आदमी नहीं रखते हो उसको, ऐसी चीज जो नॉर्मल घरों में नहीं होती और आप उसको रख रहे हो तो आप स्ट्रिक्टली लायबल होगे। तीसरा क्या होगा, जो हैजर्डस आइटम है वो एस्केप होना जरूरी है और वो डैमेज पहुंचाना। अगर मेरे घर में कोई बाहर से आ रहा है और वो गैस से इफेक्ट होकर उसको कुछ नुकसान हो जाए तो मैं स्ट्रिक्टली लायबल नहीं हूं, क्योंकि मेरी गैस तो एस्केप ही नहीं हुई। मेरे प्रीमाइसेस से अगर वो चीज बाहर जाएगी और किसी को नुकसान पहुंचाएगी तभी मैं लायबल हूं। ठीक है, एक्सेप्शन क्या होते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, ये क्या है, प्लेंटिफ का ओन फॉल्ट हो। जैसे मान लो अगर मैं प्लेंटिफ हूं और मैंने क्या किया, खुद ही वहां पे चला गया उसके प्रीमाइसेस में और मैं खुद ही ट्रेसपास कर रहा हूं, तो मैं किस बात का केस करूंगा, भाई तुम क्यों गए उसके घर पे, तुम यहीं बैठे रहते, तो तुम्हारी गलती है ना, हमारी तो कोई गलती नहीं है उसमें, तो हम स्ट्रिक्टली लायबल नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या है, जब नेचुरल अक्रेंस हुई है वो अनप्रेडिक्टेबल है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, कंट्रोल नहीं कर सकते थे, अनअवॉइडेबल है, तो उस केसेस में हम आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का डिफेंस दे देंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरी या म्यूचुअल बेनिफिट। अगर कोई चीज दोनों के बेनिफिट के लिए थी और तुम्हें पता था यहां पे उसका रिस्क है तो तुम फिर केस नहीं करोगे। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि ये फैक्ट्री का जो प्रॉफिट होगा अपने दोनों शेयर करेंगे और मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगा रहा हूं, अब हम दोनों की म्यूचुअल से वो लगी है ना फैक्ट्री, और मुझे पता है यहाँ पे रिस्क है, ठीक है, और तुम्हें भी पता है यहाँ पे रिस्क है, तो तुम मेरे पे केस नहीं करोगे। एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर आके कुछ पंगे कर जाए, द डिफेंडेंट विल नॉट बी अकाउंटेबल बाय दिस रूल इफ एनी हार्म वाज ब्रॉट बाय ए थर्ड पार्टी और ओवर हुम द डिफेंडेंट हैड नो इन्फ्लुएंस। अगर मेरा कोई इंप्लॉई गलती करे और गैस लीक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई तीसरा आदमी आके यहाँ पे कुछ पंगे करे और गैस लीक हो जाए तो तीसरे आदमी को पकड़ो, हमें मत पकड़ो। ये क्या बोलता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बोलती है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है सरकारी। अगर कोई भी डिफेंस है टोर्ट क्लेम में, वो अगर गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, या गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंडर हो रहा है, सरकार ने कोई प्लांट लगाया हुआ है, कुछ ऐसी चीज है, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को समराइज करते हैं, अगर कोई डेंजरस चीज है आप अपने प्रेमाइस पे लेके आए हो, यहां से एस्केप होकर बाहर चली जाए, वहां पे जाके किसी को नुकसान पहुंचा दे, तो आप स्ट्रिक्टली लायबल हो। 3 चीजें हैं, डेंजरस, नो नेचुरल यूज ऑफ लैंड और एस्केप, खत्म बात। अब क्या है, इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं हमने और फिर अपने इसको आगे चलते हैं। ठीक है, पहले सवाल पे आते हैं। देखो सवाल करना कैसे है उसकी भी मैं टिप दे देता हूं भी। एक्स वॉज वाइज कोवर्कर, जो एक्स है वो वाई का कोवर्कर है, whom वाई हैड इनवाइटेड फॉर डिनर एट हिज रेजिडेंस, उसको उसने खाने के लिए रेजिडेंस पे बुलाया है। एज सुन एज ही रीच्ड वाइज हाउस ही सर्व्ड एक्स ए कप ऑफ हॉट सूप, उसको सूप दे दिया, which was mistakenly spilled over him, जो उसके ऊपर गिर गया वाई की मिस्टेक से। As a result, X sustained 1 marks on his palm. Now X wants to sue Y under the principle of strict liability. देखो यार, सूप पीना कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आएगा क्या? अपने को सबको पता है कि जो सूप है वो तो नेचुरल है, नो नेचुरल है ही नहीं, और तुम खुद ही आ रहे हो सूप पीने के लिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगा ही नहीं। अब इसमें भी कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी करेगा तो वो गलत ही करेगा फिर। तो पढ़े इसको अपने। पहला सवाल क्या बोल रहा है, ऑप्शन,
एक्स वाई का कोवर्कर है जिसने उसको इनवाइट किया था डिनर के लिए, जैसे वो घर पे पहुंचा उसने उसको सूप दे दिया, जो मिस्टेकली ये हो गया, एज ए रिजल्ट ये हो गया। अब वो स्यू करना चाहता है, एक्स एज पर एक्स वाई हैड एन इंटेंशनली डेंजरस थिंग। कोई डेंजर चीज नहीं है, सूप तो नेचुरल चीज है भाई, तो पहला तो बिना आंख बंद किए काट दो। Y is not liable under strict liability because X himself had agreed to come to his house. Y is liable under strict liability because X sustained injury due to his fault. Y is not liable under strict liability because कोई escape ही नहीं हुई डेंजर चीज का, तो ये D आंसर सही है। escape होना जरूरी था, escape हुआ ही नहीं, खत्म बात। क्लियर है ये सबको? चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा उसके डाउट को ले लूंगा और उसको अपने समझ लेंगे, ठीक है। एक बार इसको रब करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है अपने को, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है जिसमें वो ये बोलता है एक्स वाज ए फेमस साइंटिस्ट, एक्स फेमस साइंटिस्ट है जिसने एक सिक्योर रिसर्च लैब बनाई है, ठीक है। वन ऑफ हिज शेल्स हैड ए हजार्डस केमिकल व्हिच वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज ऑनगोइंग रिसर्च। एक क्या चीज है उसमें जो क्या बोलते हैं गैस वगैरह है, वो उसकी रिसर्च करता है और वो खतरनाक है। जो बोतल है वो एक्सीडेंटली डैमेज हो जाती है, एक्स के केयरलेस से वो केमिकल डिस्पर्स हो जाता है हवा में। टू कंट्रोल द सिचुएशन एक्स इमीडिएटली स्प्रेड द एंटीडोट फॉर दैट केमिकल प्रिवेंटिंग एनी डैमेज टू पीपल इन द विसिनिटी। लेटर ऑन व्हेन एवरीवन केम टू नो अबाउट दिस इंसिडेंट दे वांट टू सू एक्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। किसी को हार्म ही नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी बात उसने एंटीडोट भी कर दिया ताकि इसको डैमेज ना हो, तो एक्स लाइबल होगा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि किसने कोई भी डैमेज किसी को हुआ ही नहीं। डैमेज नहीं हुआ तो किस बात का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, डैमेज भी तो होना जरूरी था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हर पेपर में ना 5 सवाल आएंगे, अगर टॉपिक समझ में आ गया तो 5 में से 4 नंबर लाने बहुत आसान है, आराम से। एक क्वेश्चन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन भगवान का भी गलत हो सकता है, अपने को वो तो बनना ही नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है संसार। ए और बी नेबर्स थे, ठीक है, नेबर्स पड़ोसी थे, दोनों एग्री करते हैं कि वो एक वायर लगाएंगे, यानी दोनों की इंटेंट है ना, म्यूचुअल इंटरेस्ट है अराउंड देयर हाउस एंड द कॉमन बाउंड्री, ताकि कोई रॉबरी ना हो, दोनों का है, एक्सेप्शन वाली बात कर रहा है, ठीक है। Now B took up the responsibility of getting the best quality wires and installing them. As A was leaving for a week-long vacation, now B thought of installing electric barred wires to ensure greater protection without consulting. When A returned, he was happy to see the wires and thought of getting closer for reviewing the quality of wires. As soon as A touched the wire, he received a severe electric shock. Now he wishes to sue B. क्या कोई केस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों ने म्यूचुअली किया है, दोनों को पता है रिस्क के बारे में। तो आंसर क्या आएगा? B cannot take the defense. As he should have asked A to get the electric wire, B can take the defense. B cannot वाला आएगा, कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं सॉरी, उसने किस पे केस किया है, ठीक है, वॉलंटरी नोट पे इंजुरी है ना, ठीक है, तो बी आएगा, बी कैन टेक द डिफेंस, बी डिफेंस ले सकता है, क्योंकि दोनों ने बात की थी कि हम वायर लगाएंगे, और एक्सेप्शन में साफ साफ दे रखा है दोनों के इंटरेस्ट के लिए आप कर रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 89। देखो 89 क्या बोल रहा है, फटाफट पढ़ते हैं। एक बार इसको मिटा देते हैं ताकि अपने को पिछले वाले का कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आगे। एक्स एक फेमस साइंटिस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट का सवाल ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि गैस क्रूज का काम इनका ही होता है। साइंटिस्ट है, उसने एक सिक्योर रिसर्च लैब बनाई है, वही सवाल है। वन ऑफ द शेल्स हैड ए हजार्डस केमिकल व्हिच वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज ऑनगोइंग रिसर्च। वन डे थीफ एंटर्ड एक्स हाउस। चोर है, चोर खुद फॉल्ट है जो घर में घुस रहा है, आपकी चीज एस्केप नहीं हुई, चोर खुद घर में घुस गया है। एंड स्टोल दैट फैंसी शेल। He went to garden and started breaking the shell behind a tree. As soon as the chemical was released in the air, it caused damage. भाई चोर साहब आप खुद ही फॉल्ट पे हो ना, आप ही तो आए हो यहाँ पे, तो हम आपको कोई डिफेंस नहीं देंगे। और क्या होगा, और किसी कोई विसिनिटी में अगर किसी को नुकसान हो जाए तो क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है। वेदर एक्स शुड टेक द डिफेंस ऑफ एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, बिल्कुल लेगा कि भाई तुम चोरी करने आए हो और यहाँ पे नुकसान हो रहे हो तो होगा, ठीक है, तो वो डिफेंस लेगा क्योंकि वो खुद के एक्ट से फंसा है और हमारी कोई गलती नहीं है। कंप्लीट हो गया, एक क्वेश्चन और बचा है, फटाफट करते हैं लास्ट।
तुम लोग बताओ कमेंट करके इसका क्या आंसर होना चाहिए, फिर आगे चलेंगे। एम कौन है? एम के पास एक डेंजरस डॉग ब्रीड है उसके घर पे, ठीक है, खतरनाक बुलडॉग है, विच वॉज ऑलवेज कैप्ट इन केज, बांध के रखता है, कोई बात नहीं, अगर छूट गया तो हम पैसे लेंगे। आफ्टर कपल ऑफ इयर्स ऑफ कीपिंग द डॉग, एम वाज श्योर दैट द केज वाज हाईली इफेक्टिव इन रिस्ट्रेनिंग, चाहे कितना ही हो। हाउएवर द डॉग ब्रोक द लॉक ऑफ दैट केज एंड वेंट बाइटिंग ए पासर बाय, इट वाज फाउंड दैट लॉक बिकम रस्टी सो दैट डॉग कुड ब्रेक इट। नाउ द पासर्स बाय विशेस टू सू एम अंडर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। हाँ लाइबल होगा, क्यों होगा? क्योंकि रस्टिंग कोई एक्ट ऑफ गॉड थोड़ी है, तुम्हें दिखना चाहिए। तो क्या आना चाहिए कि M is strictly liable since he kept a dog. Since dog kept करना से वो नहीं हो जाएगा। Rusting does not qualify as act of God, so M is strictly liable. भाई जंग लग रहा है तो तुम्हें दिखना चाहिए कि जंग लग रहा है और तुम करोगे उससे, ठीक है। आया समझ में ये सब? इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं। कुल मिला के अपने को ये बात का ध्यान रखना है कि अपने पास टेलीग्राम पे है ना बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं, हमें क्या करना है, भटकना नहीं है। क्योंकि अगर हम खूब सारे वो उसमें उलझ जाएंगे ना, कर ही नहीं पाएंगे हम, ठीक है। जैसे अपने को डेविएट नहीं होना, कुल मिला के अपने को पता है इतना सारा मटेरियल है, अपने को एक ही रास्ते पे चलना है और वो फोकस करके निकालना है, ठीक है। तो अगर अपने वो फोकस करके चलेंगे तो अपने आराम से होगा। लेकिन अपने अगर अलग अलग मटेरियल पढ़ेंगे, एक मटेरियल को 4 बार पढ़ना है अपने ने, 4 मटेरियल अलग अलग नहीं पढ़ने, ठीक है। तो ये चीज अपने कर लेंगे तो अपने आराम से निकाल लेंगे। बस अपने को क्या करना है, फोकस रहना है और कंसिस्टेंट रहना है। अगर अपने फोकस भी है, कंसिस्टेंट भी है, कोई अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ठीक है। अब वो उसमें एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, जैसे पहली चीज तो ये है कि जो भी पेपर अपने को क्लियर करना है तो उस पेपर का अपने को पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है। इस पेपर में अपने को कंप्रीहेंशन बेस्ड पेपर आ रहे हैं तो अपने को पैसेज अपने को अच्छे से आने चाहिए। पैसेज में कोई भी अपने को डाउट है तो वो अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। और अगर अपने को लग रहा है कि कहीं पे अपने इंग्लिश वीक है, वो कैब है, तो इस बार तो क्या होगा, पेपर इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा, तो अपने उसको आराम से कर ही लेंगे, ठीक है। एक पैसेज अपने रोज डेली का ऐसे किया करेंगे, एक 3 से 4 वाली क्लास में करेंगे, एक 6 से 7 वाली में, हर सब्जेक्ट का अपने डेली ऐसे एक पैसेज कर लेंगे ताकि अपने को डाउट हो तो हमने पूछ लें। अब